दोस्तों नमस्कार। दिवाली आने वाली है और हिंदुस्तान में त्योहारों के मौके पर सोने और चांदी की खरीद की एक परंपरा है। लेकिन समस्या तब आती है कि जब सोने और चांदी के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाएं और उसका कोई आधार समझ में नहीं आए। इसीलिए अगर आप देखें तो सोना करीब 1.25 लाख तोला के आसपास है और अगर आज हम चांदी की बात करें तो 1,80,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। लेकिन चिंता इस बात की नहीं है कि 1,80,000 है। ये चिंता इस बात की है कि चांदी के दाम दो बाजार में अलग अलग, और ये एक चिंता का सबसे बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए अगर हम स्पॉट मार्केट, अगर आप ज्वेलर से जाके बात करते हैं तो 1,80,000 81,000 के आसपास आज चांदी का रेट चल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम एक्सचेंज पे देखें, वहां पे रेट चल रहा है 1,46,000। सवाल ये है कि इन दोनों में इतना फर्क क्यों, जबकि भारत का कानून और सेबी की गाइडलाइन ये बोलती हैं कि दोनों एक दूसरे की पैरेलल डायरेक्शन में चलने चाहिए। मुश्किल से 1-2 हजार रुपए का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फर्क होता है उतना ही होना चाहिए, लेकिन यहां ऑलमोस्ट 35,000 का फर्क ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आता, और इसका खामियाजा बहुत गंभीर हो सकता है। अभी तक तो हमने रेयर अर्थ की बात करी। जिस प्रोडक्ट के अंदर रेयर अर्थ लगता है दोस्तों, वहां पे चांदी का भी इस्तेमाल होता है। तो एक तरफ रेयर अर्थ हमारी पहुंच से बाहर है, और अब अगर चांदी के रेट इस तरह से बढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का कोई इरादा है या कुछ और है? इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज का वीडियो पूरा देखिएगा। आपको ये बात समझ में आएगी कि चांदी और सोने के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं और भारत सरकार को क्या करना चाहिए। उम्मीद है आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाइएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। दोस्तों अगर हम चांदी के दाम देखें पूरी दुनिया में, इस समय चांदी का दाम जो है यूके में आज की तारीख में 1,24,000, चीन में 1,28,000 है, अमेरिका में 1,34,000 है, भारत में 1,80,000 के आसपास। और भारत के अगर हम ये बोलें कि जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं जैसे एमसीएक्स, वहां 1,46,000 चल रहा है। फर्क दोनों में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चांदी हम आयात करते हैं। 6% कस्टम ड्यूटी प्लस 3% टैक्सेस, 9% अगर आप जोड़ लेते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से एमसीएक्स का रेट ठीक लगता है। स्पॉट में फिर 1,80,000 क्यों? और अगर 1,80,000 है तो फिर ये यहां पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल, उसकी चर्चा मैं करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एमसीएक्स का स्टॉक लेवल देखें 2023, 24 और 25, ये 10 अक्टूबर के तीनों में लेके आया हूं आंकड़े। सिल्वर था 18 टन, यहां पे था 225 टन, आज ये घट के हो गया सिर्फ 9 टन के आसपास। इसका मतलब हमारे पास चांदी का स्टॉक भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखें कि जो सिल्वर मिनी है वो 37 टन था, 55 टन था, और अगर आप देखें तो ये 6 टन के आसपास। लगातार भारत में जो चांदी की जरूरत है वो बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास चांदी जो अवेलेबल है वो घट रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण हमें दिखता है प्राइस में। इसका साथ सबसे बड़ी बात क्या है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी इस समय बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ लॉन्च करे हुए। अब हालत यह है कि एक्सचेंज पे रेट है 146, अंतरराष्ट्रीय बाजार में है 1,80,000, में 1,46,000 और 1,80,000। कानून ये कहता है कि जब भी आप ईटीएफ में पैसा लगाते हैं और उसकी अगर अंडरलाइनिंग कमोडिटी जो है वो आपकी सिल्वर की स्पॉट मार्केट है, तो आप खरीद रहे हो एक्सचेंज में 1,46,000 में, लेकिन जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनको
उसी के मुकाबले बाजार से चांदी खरीदनी है 1,80,000 में। क्या ये पॉसिबल है? ये संभव ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत की म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जैसे एसबीआई, कोटक महिंद्रा, यूटीआई, इन्होंने ऑलरेडी सिल्वर ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है उनमें नई सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया। बाकी म्यूचुअल फंड क्या करेंगे? आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड अपने सिल्वर रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनको बंद कर दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मिसमैच है एक्सचेंज में और स्पॉट प्राइस में, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय। और ये चिंता का विषय क्यों है? इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी। अगर हम दुनिया का पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें दोस्तों, सिल्वर डिमांड सप्लाई, अगर हम टोटल सप्लाई देखें तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं आया है। दूसरी तरफ जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम जिस तरह से डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, ये पूरा जो डेटा है ये मिलियन आउंस में है, तो आप यूनिट को थोड़ी देर भूल जाइए। लेकिन अगर आप देखें तो सप्लाई नहीं बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस समय दुनिया में स्टॉक भी नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर भारत की कंपनियां या स्टॉक कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चांदी लाकर भारत में स्टॉक भी करना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि चांदी मिलती कहां से। दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं जैसे मेक्सिको, चाइना, पेरू, ये सारे अगर आप चाइना को छोड़ दें तो जितने बड़े प्रोड्यूसर हैं ये सब लैटिन अमेरिका में चांदी के। भारत का नंबर 11वां अर्जेंटीना के बाद। और हमारे यहां ईयर ऑन ईयर 23-24 की अगर हम बात करें तो जो चांदी का उत्पादन है वो घटा है। हमारे यहां एकमात्र कंपनी है जो लार्ज स्केल पे सिल्वर प्रोडक्शन करती है, वो है हिंदुस्तान जिंक। और उसके अलावा हमारे यहां कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो चांदी का उत्पादन करती। इसका मतलब यह हुआ कि जब चांदी की सप्लाई नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स को अपनी जो स्कीमें हैं वो बंद करनी पड़ी। जब बंद करनी पड़ी तो कारण क्या था? जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल सिल्वर शॉर्टेज, पैसा है लेकिन चांदी नहीं है तो 1,80,000 हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हाई डोमेस्टिक प्रीमियम, अंतरराष्ट्रीय बाजार पे जैसे मैंने कहा कि वहां पे 1,25,000 से लेकर 1,35,000 तक है, हमारे यहां पे 1,80,000। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए जो वैल्यूएशन है इस समय ईटीएफ के, वो अपने आप में कंसर्न है कि आप जो चांदी का वैल्यूएशन कर रहे हो वो पुराना है, मतलब सस्ती चांदी आपने उसमें फैक्टर इन कर रखी है जबकि बाजार के भाव 1,80,000 हो गए। ये अपने आप में एक चिंता की बात है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि सेबी को तुरंत कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जिसकी मैं अभी व्याख्या करने वाला हूं। उम्मीद है ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बताएंगे कि चांदी जैसा एक मेटल जिसकी हम अभी तक चर्चा नहीं करते थे, सडनली इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है और पॉलिसी मेकर्स को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि इस समय स्पॉट मार्केट में जो प्राइस है वो 1,80,000 है, जबकि फ्यूचर्स एक्सचेंज में 1,46,000। लेकिन स्पॉट प्राइसेस का पूलिंग तो एक्सचेंज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप पूलिंग करते हो, बाजार में 1,80 है तो स्पॉट प्राइस या उससे रिलेटेड जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी कीमत इतनी कम क्यों है? वो ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो 25% कम है। ऐसी स्थिति के अंदर, इस स्थिति को अगर हम समझें तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में जो स्पॉट पूलिंग प्राइस हो रही है वो कैसे हो रही है। दोनों में फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच में रिलेशनशिप क्यों स्टैब्लिश नहीं हो रहा इस समय चांदी के मामले में, ये बात हमें समझनी हो। ये जो गैप है ये उचित नहीं है। ये बताता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो फ्यूचर मार्केट है वो स्पॉट मार्केट को रिफ्लेक्ट करती, लेकिन यहां तो ऐसा कोई कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो मेरा निवेदन है सेबी से कि आप स्पॉट पूलिंग प्राइस मैकेनिज्म जो है
उसको आप स्टडी करिए और इंश्योर करिए कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पहली बात तो जो पूलिंग होती है प्राइसेस की, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, किन व्यापारियों से वो डेटा लिया जाता है और वही व्यापारी मार्केट में किस रेट पे माल बेच रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं एक्सचेंज को कि साहब हमारा रेट इस समय 140 150 के आसपास है, तो मार्केट में 180 है, उन सब जो लोग स्पॉट प्राइस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेबी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि एक्चुअल वो फिजिकल में किस रेट पे माल बेच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सचेंज को मिसलीड कर रहे हैं जिससे उनका अपना फायदा हो। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और अगर दोनों में, स्पॉट में और फ्यूचर में, अगर इतना डिफरेंस है तो फिर हेजिंग क्यों नहीं हो रही? फिर तो बहुत सारे लोगों को सस्ते में बेच के, मतलब महंगे में बेच के सस्ते में खरीदना चाहिए था। ऐसा तो हो नहीं रहा। आप 180 में सेल करें और 146 में बाई का पोजीशन ले लें, ऐसा भी नहीं दिख रहा। तो सवाल इस बात का है कि ये जब सब हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग हेजिंग क्यों नहीं कर रहे? क्या खेल चल रहा है? जबकि कॉमन सेंस ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सेबी को ये देखना चाहिए कि इस समय जो मॉनिटरिंग है, प्रीमियम है, जो पोजीशन लिमिट्स है, फिजिकल एक्सचेंज लिंकेजेस हैं, ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ स्ट्रेस टेस्टिंग करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को हम प्रोटेक्ट कर सकें कि कहीं कोई घपला तो नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, प्राइस में डिसकनेक्ट है फ्यूचर्स और स्पॉट में, जबकि होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है और जो एमसीएक्स है, उन दोनों के बीच में इस समय सीरियस डिस्कनेक्ट चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। क्या हमारे एक्सचेंजेस और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के बीच में कोई खेल हो रहा है? क्या इसके अंदर जो बड़े सप्लायर हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, क्या ये कोई भारत के बाजार में खेल करना चाह रहे हैं किसी और के माध्यम से, या जानबूझ के एक्सचेंज में प्राइसेस सप्रेस दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि फिजिकल में अगर 180 चल रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन फ्यूचर में आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? ये अपने आप पे एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है जिसको हमें समझना होगा। सप्लाई शॉर्टेज की जहां तक बात है, एक दिन में 14,000 रुपए चांदी का दाम बढ़ा है। और जैसा आपको पता है, मैंने कहा कि रेयर अर्थ का वहां सब जगह कंजम्पशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मैटर्स हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, मोबाइल फोन्स हो, बाकी जहां पे हाई कंडक्टिविटी की जरूरत होती है वहां पे सिल्वर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, गोल्ड के लिए सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है, इसीलिए दबाव सिल्वर पे होना वाजिब है। और इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो फ्यूचर मार्केट के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्जिन कॉल्स, डिफॉल्ट रिस्क और मार्केट मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहे हैं। इस बात को सेबी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट है उसमें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है और ये मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें कोई घबराने की या चिंता की बात नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सिल्वर है ये काफी डीप मार्केट होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, बहुत सारे लोग प्लेयर करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सिल्वर में बहुत ज्यादा लोगों का अटेंशन नहीं रहा, जैसा कि गोल्ड में या क्रूड में रहता है, बाकी मेटल्स में रहता है। सिल्वर में बहुत ज्यादा लोगों का अटेंशन नहीं था, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों ने कार्टेल बना लिया और मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ऐसा पहले भी हो चुका है, अगर हम ध्यान से देखें ग्वारगम के टाइम पे या कैस्टर सीड के टाइम पे अनबैलेंस पोजीशंस हुई थी और जो प्राइस मैनिपुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल स्केर्सिटी की सिचुएशन क्रिएट की गई थी, उस समय बाजार में बहुत नुकसान हुआ, कई कंपनियां डूब गई। जब सेबी ने एक्शन लिया था, कई कंपनियों की पोजीशंस को क्लोज किया था, तो जो कंपनियों ने बहुत सारा पैसा लगाया था उनमें से कईयों का दिवाला निकल गया। ये बात हो सकती है, इसीलिए इस पूरे मार्केट को ध्यान से देखना जरूरी है। ऑलरेडी जो सस्पेंशन हो गया है ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स का एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में, जैसा मैंने आपको बताया यूटीआई और कोटेक ने ऑलरेडी कर दिया है। उनको लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में सिल्वर की शॉर्टेज है
और जितना पैसा उनके फंड में आएगा उनको इक्विवेलेंट सिल्वर खरीद के अपने पास स्टॉकिंग करना होगा, ताकि कल को अगर रिडम्पशन आता है तो सिल्वर बेच के वो जनता का पैसा वापस करें। ये बात होनी चाहिए। जब उनको लगता है कि सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है तो फंड लेके हम क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि डाइवर्जेंस बिटवीन ईटीएफ एंड स्पॉट प्राइसेस, ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इससे क्या हो रहा है ओवरऑल दोस्तों कि रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास कमोडिटी तो है नहीं, लेकिन आप उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो थोड़े सी कमोडिटी के पीछे जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो रिस्क क्रिएट होता है, सिस्टमिक रिस्क बढ़ जाता है। और जो रिटेल पार्टिसिपेंट है, मतलब आप और हम जैसे आम आदमी, जब वो इस प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि पैसा सेफ रहेगा और रिटर्न अच्छा मिलेगा, जब वो नहीं होगा तो क्या होगा, मार्केट के अंदर एक क्राइसिस होगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा, लोगों को लगेगा कि ये सट्टा बाजार है, यहाँ पे कोई भी चीज ठीक नहीं चलती है, तो ओवरऑल मार्केट की इंटीग्रिटी पे सवाल आता है। इसीलिए हाईली वोलेटाइल जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है जैसे सिल्वर, इसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल प्राइस रैली है 2025 में चांदी के दाम 53% बढ़े हैं दोस्तों, ये कम नहीं होता। गोल्ड से ज्यादा रेट चांदी के बढ़े, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जैसा मैंने कहा कि 1979 के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ, बहुत अनयूजुअल हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। इसके साथ ही जो रिटेल इनफ्लो है वो बढ़ रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जैसे पहले सोने पे इंटरेस्ट लेते हैं सिल्वर पे लेना शुरू कर दिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स इंडस्ट्रियल साइकिल रिस्क। सोना का इंडस्ट्री में यूज इतना नहीं है, चांदी का बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सप्लाई रिस्क आएगा, जरूरत से ज्यादा अगर चांदी के दाम बढ़ेंगे तो सप्लाई डाइवर्जन होता है, इंडस्ट्रियल रिस्क खड़े हो जाते हैं, कंपनियां रास्ता बदल लेती हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है रोकनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ इसको प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, ये हमारा एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है। और अगर मार्केट में सडन क्रैश होता है और बड़ी कंपनियां अगर सिल्वर का इस्तेमाल बंद कर देती हैं 6 महीने के लिए, और मार्केट में आएगा क्रैश क्योंकि डिमांड एकदम रुक गई। जब एकदम डिमांड जब रुक जाती है तो मार्केट में प्राइस क्रैश होगा। जब प्राइस क्रैश होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगेगा कि यहां तो कोई घपला हो गया, जबकि वो एक इंडस्ट्रियल डिसीजन था, जो एक करेक्ट डिसीजन था। लेकिन उसका असर स्टॉक मार्केट पे आएगा, कमोडिटी मार्केट पे आएगा, इसलिए हमें संभलना चाहिए। तो सेबी को ये पूरा रिव्यू करना पड़ेगा, सुटेबिलिटी नॉर्म, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की अगर ऐसा होता है तो सेबी को क्या करना होगा। जैसा मैंने कहा दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जो सिल्वर है वो इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट जितना होगा उस हिसाब से सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो उस हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी सप्लाई है और क्या रेट है। ज्यादातर जो हमारी सप्लाई आती है वो हांगकांग, यूके, चाइना, क्योंकि यही मेन सप्लायर्स है। और इसके अलावा अगर कोई भी बॉटलनेक है, और साथ ही साथ हम डॉलर का हिसाब देख रहे हैं, हमारी इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 पहुंच रही है। सप्लाई बॉटलनेक है, जियो पॉलिटिक्स है। कल को अगर मान लीजिए चाइना ने सिल्वर पे भी बैन लगा दिया, या हांगकांग ने बैन लगा दिया, या यूरोप पे कोई डिस्टर्बेंस हुआ और हमारी करेंसी और कमजोर हुई, तो चांदी के दाम तो और बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप प्रॉपर हेजिंग नहीं देखेंगे, एमसीएक्स और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के बीच में अगर प्रॉपर हेजिंग नहीं है, तो डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, जो भारत के निवेशक हैं, दे विल बियर द एक्सेसिव एक्सचेंज रेट रिस्क। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब चांदी जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी एक्टिव कमोडिटी के रूप में देखी जा रही है, और सबकी निगाहें उस पे हैं। हर देश ये देख रहा है, हर बैंक ये देख रहा है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हर जगह ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर सबसे बड़ा असर क्या होगा, जैसे हमने रेयर अर्थ के मामले में देखा था, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी कंपोनेंट्स, फार्मा कैटलिस्ट, सब जगह हम चांदी का हिसाब देखते हैं। और ये पूरा मेक इन इंडिया का जो एजेंडा है, हमने देखा कि उसको असर करेगा अगर चांदी चांदी की अवेलेबिलिटी नहीं हुई या जरूरत से ज्यादा महंगी होगी। और आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड प्राइसेस जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के कारण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा, कॉस्ट को बढ़ा देंगे, और भारत से जो भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा था
वो भी रुक जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है एक्सचेंज और स्पॉट प्राइस के बीच में, सरकार को उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कौन लोग हैं जो बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं एक्सचेंजेस में, कौन लोग हैं जिनके पास फिजिकल स्टॉक्स है, किन लोगों ने पिछले दिनों ज्यादा आयात किया, कहां लिक्विडेट किया, इसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमारे लिए खतरा बन जाए। इसके अलावा जितने भी जो मार्केट मैनिपुलेशन होगा वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। जैसा हमने कहा कि भाई लिवरेज जो सिल्वर डेरिवेटिव्स हैं, ऑप्शंस और एल्गोरिथम ट्रेडिंग है, ये पूरा जो सिस्टम है इसको स्टडी करना होगा सेबी को कि ऐसा ना हो कि यहां कोई ओपेसिटी का काम चल रहा हो। एविडेंस ग्लोबली दैट स्पूफिंग एंड वॉश ट्रेड इन सिल्वर फ्यूचर कैन डिस्टॉर्ट शॉर्ट टर्म प्राइसेस, इसको भी देखना पड़ेगा सेबी को। और सर्वेलेंस टूल्स को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड के साथ उसको इवेल्युएट करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के रेटों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसको समझने के लिए भी सेबी को रियल टाइम सर्वेलेंस और जितनी भी सिल्वर बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं उन सब की ऑडिट करनी चाहिए, इसने क्या पोजीशन ले रखी है। और इसके अलावा जो ग्लोबल रेगुलेटरी एक्शंस हैं उनके साथ तालमेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीज स्क्रूटनी ऑफ प्रीशियस मेटल डेरिवेटिव्स एंड टाइटनिंग और रिपोर्टिंग नॉर्म्स, ये सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया चिंतित है इस बात से। और सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है भारत, उसको भी ये समझना होगा कि हमें इसमें ढिलाई नहीं बरतनी है। सिर्फ ये कह के हम सोच दें ये तो मार्केट फिनोमिना है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जब लोगों का पैसा लगा हुआ है ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड्स में विच इज लिंक टू सिल्वर, ये कास्केडिंग इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे भी कर सकता है। इसलिए हमें बहुत सचेत होना पड़ेगा और इंडिया कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी ग्लोबल कंप्लायंट कमोडिटी रेगुलेशन के हिसाब से हमें इसको फोकस करना होगा। इसके अलावा जो सेबी का काम है वो ये वैल्यूएशन स्टैंडर्डाइजेशन। आप जो डोमेस्टिक स्पॉट मार्केट है, spot prices for valuing gold and silver in ETF, aiming to standardize the valuation process across mutual fund industry, but the current situation needs correction. सेबी ने कहा तो है कि जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से ही फ्यूचर का प्राइस मूव करना चाहिए, लेकिन कहीं पे 1,80,000 और 1,45,000, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो सेबी को ये देखना पड़ेगा कि ये गलतियां कहां हो रही हैं, ये मैचिंग क्यों नहीं हो रहा। ये सेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड या अगर मैं कहूं कि एमसीएक्स में जो करेक्शंस आनी चाहिए उसमें कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो एरर है, जिसके कारण स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में इतना ज्यादा डाइवर्जन। तो मेरा ये कहना है कि सेबी को कुछ इंपॉर्टेंट काम करने होंगे, जैसे कि मार्केट ओवरसाइट इंप्रूव करना होगा, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करना होगा कि जितने भी सिल्वर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं जिस भी एएमसीज के, उनको स्टडी किया जाए, मार्जिन रिक्वायरमेंट और पोजीशन लिमिट्स को स्टडी किया जाए ताकि वो लॉजिकल हो जाए मार्केट के हिसाब से। जो डिलीवरी सेंटर, लॉट साइज और लिंकेजेस विद इंटरनेशनल मार्केट्स है, बेंचमार्किंग है, उसको इवेल्युएट करने की जरूरत है कि कहीं उसमें तो डिस्टॉर्शन नहीं है। डेली रिपोर्टिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट बाय पार्टिसिपेंट्स, हेजर और स्पेकुलेटर, इसको क्लियर करना पड़ेगा कि इसमें से कितने स्पेकुलेटर हैं और कितने हेजर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रिस्क डिस्क्लोजर ऑफ सिल्वर ईटीएफ और फंड्स जो है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रिटेन करने के लिए इसके लिए सुटेबिलिटी टेस्ट हो। और मेरा तो ये कहना है कि इस समय ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाए, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और बाकी जो रिलेटेड मंत्रालय हैं, ताकि जो इसका इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट है, अगर मान लीजिए कि चांदी का रेट बढ़ गया, अभी तो दिवाली शुरू होनी है, उस समय धनतेरस के समय और परचेजेस होंगे, रेट लोग ये कह रहे हैं कि ये 2 लाख के पार जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हमारी जो इंडस्ट्रीज चांदी का इस्तेमाल कर रही हैं वो सरवाइव कर पाएंगी, हमारे एक्सपोर्ट कमिटमेंट पूरे हो पाएंगे? इसके लिए मुझे लगता है कि इमीडिएटली सेबी को बाकी मंत्रालयों के साथ बैठकर कुछ रास्ता निकालना चाहिए। और मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि रिव्यू एंड एडजस्ट पोजीशन लिमिट्स, ताकि हम जहां तक हो सके एक्सेसिव जो स्पेकुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकें। एनहांस सर्वेलेंस मैकेनिज्म, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 14,000 रुपए बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। स्टैंडर्ड वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ेंगी कि आफ्टर ऑल वैल्यूएशन कैसे किया जा रहा है, ईटीएफ का मेथड भी अलग हो,
हर म्यूचुअल फंड अगर अपने हिसाब से वैल्यूएशन करेगा तो ठीक नहीं होगा। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री को एजुकेट करना होगा, रिटेलर्स को एजुकेट करना होगा कि अगर चांदी में और स्पॉट मार्केट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो सावधानी बरतें, ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। और सबसे बड़ी बात, जितने भी कोऑर्डिनेशन सिल्वर कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स हैं, उन सबको आपको कोऑर्डिनेशन में लेना पड़ेगा। तभी हम इस समय जो खतरा मंडरा रहा है कमोडिटी मार्केट में, खासकर सिल्वर कैटेगरी को लेकर, उसको हम मैनेज कर पाएंगे। और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस कमोडिटी है अभी सिर्फ सोना या गहने वाली कमोडिटी नहीं रही है। कहने का मतलब है कि इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भारत पे पड़ेगा। और ये पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट कॉन्फिडेंस को हम रिटेन कर सकें, ताकि लोगों को बाजार से भरोसा ना उठे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम लोगों को कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, और म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कल उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे भी मैनिपुलेशन था, स्टॉक मार्केट में लोग पहले ही नहीं जाना चाहते, कमोडिटी में हमने देखा, ऑप्शंस में हमने देखा। एक म्यूचुअल फंड उम्मीद है, अगर यहाँ पे भी लोगों का भरोसा टूटता है तो बहुत सीरियस इंप्लीकेशन होंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना पड़ेगा, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, कि ताकि एक्सचेंजेस और स्पॉट के बीच में सही प्राइस डिस्कवरी हो। और ओवरऑल जो हमारा कमोडिटी इकोसिस्टम है उसमें बड़ी मुश्किल से लोगों का भरोसा होता है। हर बार हमने देखा कि हर 1-2 साल बाद कुछ ऐसा बड़ा घटनाक्रम हो जाता है जिससे लोगों का भरोसा टूट जाता है। और फिर सरकार भी ये समझती है कि कहीं ये स्पेकुलेटर्स तो मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, जबकि कमोडिटी एक्सचेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिस्क मैनेजमेंट का, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट हो जाता है और लोगों का भरोसा टूट जाता है। उम्मीद है दोस्तों, इस चर्चा का पर्पज यही था कि आप इस गंभीर मुद्दे को, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स है, हर आदमी को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप तक ये बात पहुंचाना जरूरी था कि सरकार और हम एज ए नागरिक अगर सचेत रहेंगे तो अगर किसी भी बाजार में मैनिपुलेशन है तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जितने भी आपके साथी लोग हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो पॉलिसी मेकिंग में या मार्केट को समझने के लिए, मैनिपुलेशन से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब मिलके इस बाजार को मजबूत करें, तभी देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।